गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप सब? सुरक्षित हो, सेफ हो, अपने अपने घरों में हो? गुड। मैं आज आपको बेटा यूनिट 4 फोरेंसिक साइकोलॉजी यानी न्यायालयिक मनोविज्ञान का परिचय देने के लिए ये वीडियो दिखाऊंगी। साथ साथ में आपको स्पेलिंग्स वगैरह के लिए शीट्स दिखाऊंगी। फोरेंसिक साइकोलॉजी ये यूनिट 4 का आपका टॉपिक है, चैप्टर है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं न्यायालयिक मनोविज्ञान। इसे हम हिंदी में कहते हैं न्यायालयिक मनोविज्ञान। न्यायालयिक मनोविज्ञान एक ऐसा मनोविज्ञान का क्षेत्र है जो एक कड़ी का काम करता है। कड़ी यानी लिंक। ये जोड़ता है दो चीजों को। एक तरफ है न्याय से जुड़े हुए क्षेत्र और एक तरफ है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान और न्याय से संबंधित क्षेत्रों के बीच में जो चीजें कड़ी का काम करती हैं, इन दोनों को जोड़ती हैं या लिंक का काम करती हैं, उसको हम कहते हैं फोरेंसिक साइकोलॉजी या न्यायालयिक मनोविज्ञान। अब सवाल उठता है कि ये फोरेंसिक वर्ड कहां से आया? फोरेंसिक वर्ड आया बेटा फोरेंसिस वर्ड में से। फोरेंसिस एक लैटिन भाषा का शब्द है। फोरेंसिस देख पा रहे हैं आप लिखा हुआ फोरेंसिस। फोरेंसिस शब्द जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसी से उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी शब्द की, जिसे हम कहते हैं फोरेंसिक। और ये नीचे जो लिखा हुआ है ऑफ द फोरम। ऑफ द फोरम। ऑफ द फोरम का मतलब है रोम देश में जब लोग आपस में विचारधाराएं शेयर करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, आइडियाज आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए बैठकर बातचीत करते थे, तो उसे कहते थे फोरम। ऑफ द फोरम से बना फोरेंसिस, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। फोरेंसिस शब्द से बना फोरेंसिक, जिसका हिंदी में अर्थ है न्यायालयिक। न्यायालयिक मनोविज्ञान, मैं रिपीट कर रही हूं आपके लिए, न्यायालयिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान और न्याय से संबंधित क्षेत्रों के बीच में कड़ी या लिंक का कार्य करता है। इन दोनों को ये जोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं। हम ये सभी जानते हैं कि विलियम वुंट ने लिप्सिक में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनाई। इन्होंने उन सारे प्रयोगों के साथ साथ न्याय के क्षेत्र में भी प्रयोग किए। न्याय के क्षेत्र में किस तरह के प्रयोग? उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण हो सकता है जैसे कि जब कोर्ट में एक गवाह गवाही देता है, तो उसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक चर शामिल रहते हैं, या फिर अपराधों का मूल्यांकन। इस तरह के जो प्रयोग थे वो भी उस प्रयोगशाला में, जो कि लिप्सिक में बनाई गई थी, किए गए। इसके बाद फोरेंसिक साइकोलॉजी को अपनी मान्यता कब मिली? एपीए से हम सभी वाकिफ हैं। एपीए है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो जो एपीए है, इसने 2001 में न्यायालयिक मनोविज्ञान को एक विशिष्ट क्षेत्र, एक स्पेशलाइज्ड क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान की। न्यायालयिक मनोविज्ञान को परिभाषित करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। मुश्किल काम है इसको परिभाषित करना। वो क्यों मुश्किल है? मुश्किल बेटा इसलिए है न्यायालयिक मनोविज्ञान को परिभाषित करना, क्योंकि इसकी जो सीमाएं हैं वो स्पष्ट नहीं है। इसकी सीमाएं अस्पष्ट है। इसका क्या मतलब हुआ कि न्यायालयिक मनोविज्ञान की सीमाएं अस्पष्ट है? इसका मतलब यह है कि न्यायालयिक मनोविज्ञान में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, जितने भी लोग
इस क्षेत्र में कार्य करते हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि जेल में सुधारात्मक क्रियाएं, इसमें न्यायालयिक मनोवैज्ञानिक कार्यरत है कि जेल में जो कैदी कैद हैं उनके लिए कैसे उनका विकास मुमकिन है, कैसे उनको बदला जा सकता है, जेल को उनके लिए ठीक कैसे बनाया जा सकता है, इस तरह की चीजें। अस्पताल में कार्यरत मनोवैज्ञानिक भी न्यायालयिक मनोविज्ञान में काम करते हैं। शिक्षा, व्यवसाय, शिक्षा शास्त्री, ये सभी लोग न्यायालयिक मनोविज्ञान में और भी बहुत तरह के मनोवैज्ञानिक न्यायालयिक मनोविज्ञान में कार्यरत रहते हैं। इसी वजह से इसको परिभाषित करना एक मुश्किल काम है कि उसकी सीमाएं स्पष्ट नहीं है। तरह तरह के लोग इसमें अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। न्यायालयिक मनोविज्ञान में बेटा दो तरह की विचारधाराएं जुड़ी रहती हैं। पहली कहलाती है संकुचित विचारधारा, पहली कहलाती है संकुचित विचारधारा और दूसरी कहलाती है उदार विचारधारा। संकुचित और उदार विचारधारा, ये दोनों क्या हैं? संकुचित और उदार विचारधाराएं। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगी। ऐसा समझिए कि कोई सेमिनार हो रहा था और उसमें दो मनोवैज्ञानिक मिले, वो दोनों बातचीत करने लगे। अब पहले मनोवैज्ञानिक ने दूसरे मनोवैज्ञानिक को ऐसा कहा कि आज सुबह मैं कोर्ट में गया था, वहां पर एक मुजरिम जो कि हत्याकांड में दोषी ठहराया गया, उसके लिए मैंने कोर्ट को यह बताया कि वो दोषी मनोविदालिता या स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है। जज ने ये बात मान ली कि ठीक है, ये जो इंसान है जो जिसने हत्या की, ये मनोविदालिता का खुद शिकार है। हुआ क्या कि क्योंकि जज ने और कोर्ट के लोगों ने ये बात मानी, तो ये भी माना कि उस दोषी इंसान की जिसने हत्या की, उसकी जिम्मेवारी कम हो गई। जिम्मेवारी कम हो गई का मतलब है कि उसने जो हत्या की वो उसने मनोविदालिता के प्रभाव में आकर की। इस वजह से उसकी जो जिम्मेवारी थी वो कम हो गई, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिमिनिश्ड यानी कम हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उसकी जिम्मेवारी। तो कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि उसको सीधा से सजा सुनाने से बेहतर है कि उसको अस्पताल भेजा जाए और उसका इलाज करवाया जाए। अगर आपको ध्यान में हो तो ये सारी बात एक मनोवैज्ञानिक दूसरे मनोवैज्ञानिक को बोल रहा है एक सेमिनार में। तो दूसरा मनोवैज्ञानिक ये बात सुनते ही बोल पड़ता है कि अरे, वो जिस अस्पताल में भेजा गया है उस अस्पताल में तो मैं ही उसका इलाज करूंगा, क्योंकि उस अस्पताल में मैं काम करता हूं। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो तरह की चीजें हैं। कानूनी निर्णय, जिसमें कानून ने यह निर्णय लिया कि दोषी व्यक्ति का इलाज करवाया जाएगा, और दूसरा न्याय की प्रणाली, कानून की प्रणाली कि उसका इलाज एक अस्पताल में जाकर होगा और एक डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक उसका इलाज करेगा। इन दोनों कार्यों में हम अंतर देखते हैं। पहले मनोवैज्ञानिक और दूसरे मनोवैज्ञानिक के कार्य में अंतर है, अलग अलग काम है दोनों के। तो जो मैंने आपको बताया था दो तरह की विचारधाराएं, पहली संकुचित विचारधारा, संकुचित विचारधारा में हम ये मानेंगे कि सिर्फ पहला मनोवैज्ञानिक जिसने कोर्ट को बताया कि दोषी मनोविदालिता का शिकार है, कि सिर्फ पहला मनोवैज्ञानिक ही न्यायालयिक मनोविज्ञान में शामिल होने का हक रखता है, उसमें सम्मिलित होने का वह हक रखता है, दूसरा नहीं। यह संकुचित विचारधारा है। दूसरी विचारधारा है बेटा उदार विचारधारा।
जैसे कि मैंने आपको बताया, उदार विचारधारा में दोनों तरह के मनोवैज्ञानिक शामिल होंगे न्यायालयिक मनोविज्ञान में। संकुचित विचारधारा में सिर्फ एक तरह का पहला मनोवैज्ञानिक, जो कि कोर्ट को जिसने बताया कि दोषी व्यक्ति मनोविदारिता का शिकार है। पर जो उदार विचारधारा है उसमें पहले के साथ साथ दूसरा मनोवैज्ञानिक भी न्यायालयिक मनोविज्ञान में शामिल होने का, सम्मिलित होने का हक रखता है, चाहे वो सिर्फ इलाज की प्रणाली में ही शामिल क्यों ना हो। पर क्योंकि वो कानून से जुड़ा हुआ है, कानून की प्रणाली में वह अपनी भूमिका पूरी कर रहा है, इसलिए वो भी उदार विचारधारा के मुताबिक न्यायालयिक मनोविज्ञान का एक हिस्सा है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। हमने 2-3 बातें की हैं। पहली बात थी कि फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या हिंदी है न्यायालयिक मनोविज्ञान। यह शब्द फोरेंसिस शब्द से आया है, जिसका अर्थ है ऑफ द फोरम। विलियम वुंड ने लिप्सिक में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी और उन्होंने भी कुछ प्रयोग किए थे इस क्षेत्र में। APA ने, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 2001 में न्यायालयिक मनोविज्ञान को एक विशिष्टीकरण, विशिष्ट क्षेत्र के तौर पे स्वीकार कर लिया। इसके बाद हमने जाना कि 2 तरह की विचारधाराएं हैं, संकुचित विचारधारा और उदार विचारधारा। इस सारी बात को मद्देनजर रखते हुए अब हम न्यायालयिक मनोविज्ञान की परिभाषा समझेंगे। उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। लॉ तथा कानून प्रणाली से संबंधित प्रश्नों और मुद्दों पर, लॉ तथा कानून प्रणाली से संबंधित प्रश्नों और मुद्दों पर मनोविज्ञान के विज्ञान और व्यवसाय को इस्तेमाल करना ही फोरेंसिक साइकोलॉजी है। इसमें हम 3 बातें देख रहे हैं। लॉ तथा कानून प्रणाली में मनोविज्ञान के विज्ञान और ज्ञान की चीजों को लागू करना या इस्तेमाल करना ही फोरेंसिक साइकोलॉजी या न्यायालयिक मनोविज्ञान है। आई होप मैं आप लोगों को क्लियर कर पाई हूँ न्यायालयिक मनोविज्ञान का मीनिंग और फोरेंसिक साइकोलॉजी का मीनिंग। आज का वीडियो हम यहीं रोकते हैं। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।